Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I am your teacher of geography. Today it's my third lecture of geography, class 6 for second week. Before going to start the current topic, I will review briefly the previous topics of second lecture. Dear students, आपने प्रीवियस जो लेक्चर था उसकी वीडियो भी देखी होगी, नीज आपने बुक से भी पढ़ा होगा और मैंने भी आपको इस प्रीवियस लेक्चर के जो मेन टॉपिक्स थे उनके बारे में डिटेल से पढ़ाया था। तो अब हम सरसरी इस का जायजा ले लेते हैं। सेकंड लेक्चर्स के जो टॉपिक्स हैं जिसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट, what are north star, sun and the solar system, what are asteroids, comets, meteors, dwarf planet। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या फर्क है। तो स्टूडेंट्स, आपने स्टार और प्लैनेट्स में फर्क देखा है कि स्टार्स लुमिनियस हेवनली बॉडीज हैं, they are huge balls of hot and glowing gases हैं और they have their own heat and light, और there are billions of stars present in the sky, but they are very far from us or over earth, due to which they seem like teeny specks of light। जबकि प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड दे रिफ्लेक्ट द लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। ये मेन डिफरेंस था कि तारे वो होते हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, जिनकी हीट होती है, और प्लैनेट सियारे वो होते हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, बल्कि वो अपने नज़दीक तरीन जो उसका स्टार होता है या प्लैनेट स्टार या सूरज होता है उससे रोशनी कलेक्ट करते हैं या उससे रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसा कि हमारी ज़मीन जो है वो सूरज से हीट को जो है वो हासिल करती है, हीट एंड लाइट को। सेकेंड, नॉर्थ स्टार के बारे में हमने पढ़ा था कि इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन directions during the night with the help of the stars। पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो अपनी डायरेक्शंस रात के वक्त सितारों की मदद से मालूम करते थे। The North Star indicates the north directions। नॉर्थ स्टार नॉर्थ की शुमाली सिमत को जाहिर करता है। It is a bright star at the end of the handle of the लिटिल डीपर। जो दो मध्यम सितारे लास्ट पे नजर आते हैं, यानी 7 सितारों का जो जुलमट जिसको हम ग्रेट बियर कहते हैं, उसमें आप डायग्राम में भी आपने देखा है पिछले लेक्चर में कि मैंने समझाया भी था कि दो जो लिटिल डीपर है उनसे आगे आपको एक ब्राइट स्टार नजर आता है जो कि एन कुतुब शुमाली के ऊपर वाक़या है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, पोलेरियस या पोलर स्टार के नाम से करते हैं। फिर हमने सन और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि द नियरेस्ट स्टार वी नो एंड सी डेली इन द सन। हमारे नज़दीक तरीन जो हमारी कैक्शा का जिसको मिल्की वे कहते हैं उसका बड़ा जो स्टार हमें नजर आता है वो सन है। इट इज अ स्पिनिंग बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस, इसमें बहुत ज्यादा गैसेस होती हैं। और सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट्स। हमारा सोलर सिस्टम सूरज और 8 सियारों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इसमें मेट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, सैटेलाइट्स हैं यानी चांद वगैरह हैं, ये इसमें पाए जाते हैं। द सन लाइज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो इसके मरकज में पाया जाता है, जबकि बाकी ये सियारे, सियारचे,
मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स वगैरह इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। फिर हमने एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट the sun. The greatest number of asteroids are found in a circle between the planets Mars and Jupiter. यानी ज्यादातर जो एस्ट्रॉइड्स का वो सर्कल पाया जाता है वो मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स के दरमियान में पाया जाता है, और इस रीजन को एस्ट्रॉइडल बेल्ट के नाम से पुकारा जाता है। फिर है कॉमेट्स। कॉमेट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कॉमेट्स बेसिकली जो होते हैं वो इनको दुमदार सितारों के नाम से पुकारा जाता है, और जब कभी एक बार ये सूरज के करीब से गुजरते हैं तो ये हमें नजर आते हैं और इनकी दुम वाज़े तौर पर नजर आती है, और ये अक्सर ये सर्द और मुंजमद मुजस्मे होते हैं, और उनके हुजम का साइज ज्यादातर जो है वो डर्टी आइस से मिलकर बना होता है। जब दुमदार सितारे या जो कॉमेट्स हैं अपने मदार पर सूरज के नजदीक आते हैं तो उसके बर्फानी मवाद का कुछ हिस्सा पिघल कर गैसेस और डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं उन पर मुश्तमिल बारीक बादलों की सूरत में उसके इर्द गिर्द फैल जाता है। इसी वजह से हमें उसकी दुम नजर आती है जिसको कोमा के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद हमने एक और जो सेलेस्टियल बॉडी थी मीटोर्स के बारे में या मेट्रॉइड्स के बारे में पढ़ा था कि ये मामूली साइज पर मुश्तमिल लातादाद जो ये पार्टिकल्स होते हैं या ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सोलर सिस्टम की जो स्पेस है उसमें बिखरे हुए हैं, जिनको मेट्रॉइड्स कहा जाता है। ये ठोस ये चट्टानी अजसाम पर मुश्तमिल होते हैं, इनमें बाज जिसामत के लिहाज से निसफ किलोमीटर कुतर के होते हैं या डायमीटर के होते हैं और हजारों टन वजनी भी होते हैं, जबकि बाज महज रेत के जर्रों पर मुश्तमिल होते हैं या रेत के जर्रात पर मुश्तमिल होते हैं, और ये अक्सर ये इस खला के अंदर जब सैटेलाइट्स और दुमदार सितारे यानी नेचुरल सैटेलाइट्स और दुमदार जो कॉमेट्स हैं इनका आपस में टकराव होता है, उसकी टूट फूट के नतीजे में ये मार्ज वजूद में आते हैं, और इन जो मेट्रॉइड्स के बायस आसमान पर दिलचस्प और खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं। अब हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, थर्ड लेक्चर ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स: द लोकेशन ऑफ द अर्थ विद इन द सोलर सिस्टम, लाइफ एंड हाउ लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। दूसरा हमारा टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ है, और थर्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि द लोकेशन ऑफ द अर्थ विद इन solar system and how life possible on earth. Earth is the fifth largest planet in size and third in order of distance from the sun. अगर आप सोलर सिस्टम की डायग्राम को देखें तो आपको पांचवा बड़ा जो सियारा नजर आता है उसका नाम है अर्थ। बेसिकली अर्थ जो है वो साइज के लिहाज से सोलर सिस्टम में पांचवें नंबर किया, और फासले के लिहाज से सूरज से फासले पर ये तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर जुपिटर साइज में बहुत बड़ा प्लेनेट है, इसके बाद सटर्न है, फिर यूरेनस है, नेपच्यून है, और फिर जाकर हमारी जमीन का नंबर बनता है। जबकि सूरज से फासला देखा जाए तो पहले नंबर पर मर्क्यूरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है। ऑन अर्थ एवरीथिंग इज जस्ट सुटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। जमीन के ऊपर इस किस्म की फजा है, इस किस्म का माहौल है, इस किस्म का एटमॉस्फेयर है जिससे हमारी जिंदगी की बका जमीन पर हुई है। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टू कोल्ड एंड नॉट वेरी हॉट। जमीन का टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है। ओवर टेम्परेचर कंटेन्स वाटर वेपर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है कंटेन्स वाटर वेपर्स, इसमें वाटर वेपर्स हैं, गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं
which helps to moderate our daily temperature, जो हमारे रोजाना के जो दर्जा रहता है इसको मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से इस जमीन के ऊपर जिंदगी की बका हुई। On Earth, 71% of the area of the Earth is covered with water that keeps the temperature normal। यानी हमारी ज़मीन के ऊपर अगर आप देखें तो 71% एरिया आपको नज़र आता है। इस डायग्राम के अंदर भी देखें, ये जो वर्ल्ड मैप है तो इसमें ये ग्लोब जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको वाज़े तौर पर 71% एरिया जो है वो ज़मीन का पानी पर मुश्तमिल है, जबकि 29% एरिया जो आपको ब्लू, येलो, ग्रीन, येलो और ब्राउन कलर का नज़र आता है, ये क्या है, लैंड है। तो जिंदगी की बका के लिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, सूटेबल है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये हमारी ज़मीन एस लुक लाइक ब्लू मार्बल क्यों नज़र आती है? तो अर्थ लुक्स लाइक blue marble with white swirls and areas of brown, yellow, green and white. The swirls are clouds. swirls जो है वो बेसिकली क्या है, क्लाउड्स हैं, बादल हैं जो आपको बमर से नजर आते हैं। The areas of brown, yellow and green are land. जो एरियाज आपको ब्राउन, येलो और ग्रीन नजर आता है, ये क्या है, खुश्की या जमीन है। एंड द एरियाज ऑफ वाइट आर आइस एंड स्नो। जबकि वो इलाके जो कि आपको सफ़ेद नज़र आते हैं, जैसा कि ये अंटार्कटिक है, ये आर्टिक सर्कल है, ये क्या है, ये बेसिकली आइस कवर्ड लैंड है। और सबसे बड़ा एरिया जो नज़र आता है वो ब्लू नज़र आता है, वो 71% क्या है, पानी है। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ? तो शेप ऑफ द अर्थ देखें, द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल लाइक अदर हेवनली बॉडीज। दूसरे आप सेलेस्टियल या इजराम फल्की को देखें तो उनकी तरह हमारी ज़मीन की शक्ल जो है वो स्फेरिकल या आप कह सकते हैं बेसिकली कुर्रानुमा है, यानी बॉल की शक्ल। इट इज़ बल्ज्ड आउट फ्रॉम द इक्वेटर। हमारी ज़मीन इक्वेटर पर उभरी हुई है। एंड फ्लैटेंड एट द पोल, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर पिचकी हुई है, या आप कह सकते हैं कि फ्लैटेंड है। ड्यू टू दिस पर्टिकुलर शेप इट इज़ कॉल्ड जियोड। इस मखसूस शक्ल की वजह से इस जमीन को जियोड कहा जाता है या जमीन नुमा कहा जाता है। साइज ऑफ द अर्थ देखें तो द अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट इन साइज। जिस्मत के लिहाज से ये 5वां बड़ा सियारा है। एंड थर्ड इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और सूर्य से ये फासले के लिहाज से आप देखें तो ये तीसरे नंबर पर है। हमारी ज़मीन का सूर्य से जो फासला बनता है वो 93 मिलियन माइल्स या 149 मिलियन किलोमीटर्स के फासले पर हमारी ज़मीन सूर्य से वाक़ है। इसके अलावा हमारी एरियाज ऑफ द अर्थ देखें तो टोटल एरिया ऑफ द अर्थ जो है वो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जबकि स्क्वायर माइल्स में देखें तो 197 मिलियन स्क्वायर माइल बनता है। इसमें से ओशनिक एरिया जो है समुंदर पर है जो मुश्तमिल है, जो वो पानी पर मुश्तमिल है, वो 139 स्क्वायर माइल्स है, जबकि खुश्की या लैंड एरिया जो है वो 58 मिलियन स्क्वायर माइल्स के करीब बनता है। इसके अलावा अर्थ इक्वेटोरियल डायमीटर देखें तो 12,750 किलोमीटर इसका इस्तिवाई कुतर बनता है, जबकि अर्थ पोलर डायमीटर देखें जो उसकी पोलर या कुतबी कुतर बनता है वो 12,700
14 किलोमीटर यानी 12,714 किलोमीटर के करीब बनता है, जबकि सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 55,000 माइल्स बनती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं डायग्राम ऑफ अर्थ शेप एंड साइज। तो इस डायग्राम में आप देखें कि ये इक्वेटर है और इक्वेटोरियल डायमीटर जो है, इक्वेटर वो होता है दैट इट इज एन इमेजिनरी लाइन, zero degree latitudinal line is called equator. It is an imaginary line that divides Earth into two equal halves. One half is called northern hemisphere and second half is called southern hemisphere. तो इसका डायमीटर जो ये इक्वेटोरियल डायमीटर बनता है वो 12,756 भी बाज बुक्स में आता है, और आप कह सकते हैं कि 12,750 इसको कंसीडर किया जाता है। जबकि जो पोलर डायमीटर है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का ये डायमीटर जो बनता है, ये आप कह सकते हैं कि ये 12,714 किलोमीटर या आप 7,900 माइल्स के करीब बनता है ये माइल्स में। पोलर सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ आप देखें तो ये 40,000 किलोमीटर के करीब या 24,860 माइल्स के करीब बनता है ये इसका पोलर सर्कमफेरेंस। जबकि इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस जो बनता है वो 40,000 आप कह सकते हैं कि 75 किलोमीटर या 24,902 माइल्स के करीब, अप्रॉक्सीमेटली हमने 25,000 मील इसको कंसीडर किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम डिटेल से इसकी शक्ल और साइज के बारे में देख लेते हैं कि जमीन की शक्ल जियोड कैसे हुई और इसको जियोड शक्ल क्यों कहा जाता है, और इसका साइज और या एरिया के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। तो ज़माना कदीम में लोग ज़मीन की शक्ल के बारे में आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात रखते थे और हज़ारों सालों से फरशुदा सवरात चले आ रहे थे। 2500 कबल मसीह में मिस्रियों ने, जो इजिप्ट के लोग थे, उन्हें ज़मीन की शक्ल के बारे में अपना नज़रिया पेश किया कि ज़मीन जो है वो तिश्तरी की तरह यानी डिस्क टाइप स्पॉट है और इसे हर तरफ पानी ने घेरा हुआ है। जबकि सैकड़ों साल ये नज़रिया भी मकबूल रहा, मगर 9वीं सदी कबल मसीह में जो यूनानी फिलासफर था जिसका नाम थेल्स था, उसने एक मुख्तलिफ नज़रिया पेश किया कि ज़मीन डिस्क की मानिंद यानी आप कह सकते हैं एक डिस्क की तरह है जो पानी पर तैर रही है और इसके चारों तरफ पानी के वसी ज़खीरे मौजूद हैं। गोया थेल्स इस ख्याल का हामी था कि ज़मीन पर खुश्की की निस्बत वाटर का रकबा ज़्यादा है। लेकिन सबसे पहले जो ग्रीक फिलासफर प्लेटो ने गुज़श्ता तमाम नज़रियात को रद्द करते हुए ज़मीन के गोल होने का तस्वर पेश किया। उसने क्या तस्वर पेश किया कि ज़मीन क्या है, गोल है, राउंडेड है। उसने जो लॉजिकल रूल की रूह से इसकी वजाहत यूं की कि किसी चीज़ के मुकम्मल या परफेक्ट होने के लिए इसकी तरतीब में सिमेट्री या यकसानियत होती है। मसलन दायरा इसी सूरत मुकम्मल होता है जब इसके मरकज से मोइल यानी सर्कमफेरेंस की जानब हर तरफ फासलों में यकसानियत हो। चूंकि हमारी ज़मीन मुकम्मल परफेक्ट है, लिहाजा ये कुर्वी शक्ल यानी स्फीयर शक्ल की हामिल है। अगरचे प्लेटो या अफलातून ने मंतकी अंदाज में ज़मीन की शक्ल के बारे में सही तस्वर पेश किया, मगर वो अपने नज़रिए के हक में कोई ठोस या वाज़ेह सबूत पेश न कर सका। 350 कबल मसीह में क्या हुआ कि अरिस्टोटल वो पहला फिलासफर था जिसने दलाइल और मुशाहदात से साबित किया कि ज़मीन की शक्ल क्या है, गोल है। लेकिन
मौजूदा नजरिया ये साबित करता है कि जमीन स्फीयर शेप है, लेकिन ये इक्वेटर पर बल्ज आउट है, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जमीन क्या है, फ्लैटेंड है। तो जमीन के साइज की तरफ अगर देखें तो सबसे पहले एराटोस्थीन्स ने 200 साल कबल मसीह में जमीन का सर्कमफेरेंस मालूम किया था। उसने सर्कमफेरेंस मालूम करने का तरीका इस कदर सही था कि उसे आज भी दुरुस्त कबल किया जाता है। यानी एराटोस्थीन ने जो जमीन के जो सर्कमफेरेंस या मोहित यानी जो 25,000 माइल्स बनता है, वो उसने जो साबित किया था वो आज भी वही दुरुस्त साबित होता है, वही 25,000 माइल्स के करीब बनता है। यहाँ जमीन का मोहित मालूम करने के लिए जिन हकायक को मद्देनजर रखा गया है वो पहले से मालूम शुदा थे। मसलन यूनानी जो फिलासफर एरिस्टोटल था, उसने जमीन को गोल साबित किया था। फिर एक इजिप्शियन मैथमेटिशियंस था जिसका नाम हिपार्कस था। उसने ज़मीन को 360 डिग्रीज में तकसीम करके इक्वेटर का तस्वर पेश किया, जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इस इक्वेटर को उसने साबित किया। फिर एराटोस्थीन का ख्याल था कि ज़मीन अपने महवर पर झुकी हुई है, और आज भी ये साबित हुआ कि ज़मीन जो है वो 23 डिग्री एंड हाफ मिनट के एंगल पर झुकी हुई वेस्ट टू ईस्ट जो है वो मूव करती है, और ये इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहलाता है, या ये इसकी महवरी झुकाव कहलाता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ज़मीन का जो पुराने नज़रियात से या जो पुराने फिलासफर थे, जिनमें एराटोस्थीन्स, प्लेटो, अरिस्टोटल को ज़मीन की शेप और साइज मालूम करने का क्रेडिट जाता है। ज़मीन का चूंकि रकबा हमने देखा है कि 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जिसमें से अगर आप देखें तो 19 करोड़ 70 लाख स्क्वायर माइल एरिया बनता है। ज़मीन का जो पोलर डायमीटर हमने देखा है तो 7,900 मील यानी 12,714 किलोमीटर बनता है, जबकि इक्वेटोरियल डायमीटर इसका जो है वो 7,927 मील में, जबकि 12,750 या 57 स्क्वायर किलोमीटर के करीब बनता है। और यानी इक्वेटोरियल और पोलर डायमीटर के दरमियान जो फर्क बनता है वो 27 मील का बनता है। इसी तरह जमीन का जो सर्कमफेरेंस है, वो जो पोलर सर्कमफेरेंस है वो 24,860 मील, जबकि इक्वेटोरियल जो इसका सर्कमफेरेंस है वो 24,902 मील के करीब बनता है। और इन दोनों के दरमियान जो फर्क बनता है यानी पोलर और इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस के दरमियान वो 42 माइल या 70 किलोमीटर का बनता है। इसका मतलब है कि ज़मीन की शक्ल हम बिल्कुल गोल नहीं कह सकते, यानी ये शिमालन जनबन नॉर्थ टू साउथ जो है वो ज़मीन फ्लैटेंड है, जबकि ईस्ट टू वेस्ट इसके पहलू कतरे बाहर की जानब फैले हुए हैं यानी बल्ज हैं। इसकी वजह ज़मीन की जो रोटेशन या महवरी गर्दिश बताई जाती है, क्योंकि ज़मीन अपने महवर पर जो इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है 23 डिग्री एंड हाफ मिनट के एंगल पर जो है वो झुकी हुई वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। और इस गर्दिश ये दबाव के बायस इसके जो ईस्ट टू वेस्ट पहलू बाहर की जानब निकले हुए हैं, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इसके बिल्कुल पैरेलल यानी अपोजिट पिचके हुए हैं यानी फ्लैट एंड है, जिसकी वजह से वो अंदर की जानब पिचके हुए हैं। ज़मीन के इक्वेटोरियल और पोलर डायमीटर का ये फ़र्क मामूली है। इसके बरक्स निज़ाम शमसी में जो दीगर आप प्लैनेट्स कह सकते हैं तेज़ महवरी गर्दिश के हामिल हैं, इनके पोलर और इक्वेटोरियल जो डायमीटर है उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। मसलन जुपिटर जो प्लैनेट है इसका इक्वेटोरियल जो डायमीटर है वो पोलर डायमीटर से 10% जो है वो ज़्यादा है। गोया ज़मीन को मुकम्मल तौर पर हम इसे गोल नहीं बल्कि ये स्फीयर टाइप है और इसको जियोड कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं आज के, वो है नेचुरल सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स आपने चांद देखा हुआ है, तो नेचुरल सैटेलाइट मीन्स विच इज़ क्रिएटेड बाय नेचर, जो कुदरत ने बनाया हो।
The Earth's moon is one example of a natural satellite. हमारी ज़मीन का एक चांद है और जो हमें रात के वक्त आसमान पर नज़र आता है, दमकता हुआ चमकता हुआ नज़र आता है, इसको हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन, जो कि इंसान ने बनाया हुआ है, लाइक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इसकी एग्जांपल हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की दे सकते हैं। दीज सैटेलाइट्स आर बिल्ट ऑन अर्थ, लॉन्च इनटू बाय रॉकेट्स। इनको खला में जो है वो रॉकेट्स के ज़रिए से भेजा जाता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं या महकमा मौसमियात ने जो सैटेलाइट्स खला में छोड़े होते हैं या आर्टिफिशियल टाइप के होते हैं, और रिलीज बाय या स्पेस स्टेशन या किसी स्पेस स्टेशन से, जिससे नासा है, रशिया का था जो कि खत्म हो गया, तो ये उन सैटेलाइट स्टेशंस को शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने मेरे लेक्चर को गौर से सुना होगा, आपने स्लाइड्स भी देखी हैं, और इन स्लाइड्स के बाद ये आपको ये लेक्चर मेरा शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ के बारे में आपने डिटेल से पढ़ना है, और इस लेक्चर को और जो पिक्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप इसकी तैयारी करें, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। तो थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।